वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान की राज व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल को लेकर अपन चल रहे थे और जिस प्रकार से राजस्थान में राजनीति की या एकीकरण की शुरुआत होती है, वहाँ से राजनीतिक जागृति आती है और वहाँ से विधान का बनना शुरुआत होती है। तो उसी कड़ी में अपन राजस्थान के निर्माण के दो पहलुओं पर अपन प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन तीसरे चरण के बारे में अध्ययन करेंगे और अपन एक अनुच्छेद अपन हर क्लास में लेने की अपन हिसाब से चल रहे थे कि हर एक अनुच्छेद को एक क्लास में याद कर लिया जाए। तो पिछले क्लास में हमारा अनुच्छेद था विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद 187, जिसके अंतर्गत क्या था, विधानमंडलों का संचालन, विधानमंडलों का संचालन यानी कि विधानमंडल का संचालन किस तरीके से होता है। और सचिवालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 187 के अंतर्गत है। और विधानमंडलों का संचालन किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 187 के अंतर्गत है कि विधानमंडलों का संचालन किस तरीके से किया जाता है। तो विधानमंडल की बात आती है तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल है। और इसके बाद आज का अपना जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या है कि विधायक किस प्रकार से शपथ लेते हैं, विधायकों की शपथ के बारे में है। विधायकों की शपथ, राज्यपाल उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 188 के अंतर्गत है कि विधायकों की शपथ। अब आगे अपन बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के 2 चरण अपन पूरा हो गया था। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण, तो तीसरे चरण के अंतर्गत क्या होता है कि संयुक्त राजस्थान का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, संयुक्त राजस्थान का। संयुक्त राजस्थान का गठन किया जाता है। कब किया जाता है, 18 अप्रैल 1948 को किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रथम 2 जो चरण थे, प्रथम चरण था एक तो प्रथम चरण था वो 18 मार्च 1948 को, जिसका नाम क्या होता है, मत्स्य संघ, जिसके अंतर्गत 4 रियासतें और 1 ठिकाना शामिल होता है। दूसरा चरण है वो है पूर्व राजस्थान। दूसरा चरण कौन सा है, पूर्व राजस्थान। कब बनता है, 25 मार्च 1948 को। इसके अंतर्गत 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना होता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना होता है। इसके अंतर्गत 9 रियासतें पूर्व राजस्थान में, 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना होता है। एक जो ठिकाना होता है वो होता है अपने पास कुशलगढ़, बांसवाड़ा के अंतर्गत जो ठिकाना होता है। और 9 रियासतें अपने पास कौन कौन सी होती है, तो 9 रियासतें अपने पास होती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 3 तो ये हो गई, और शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक 3 ये हो गई, और कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 ये हो गई। तो 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना कुशलगढ़, बांसवाड़ा, ये दूसरे चरण के अंतर्गत शामिल होता है। तीसरा चरण है वो क्या कहलाता है, संयुक्त राजस्थान कहलाता है। और संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब होती है, 18 अप्रैल 1948 को। ये अपने को ध्यान में रखना है। संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत क्या होता है कि जो पहले पूर्व राजस्थान था, पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर शामिल हो जाता है। उसमें उदयपुर, जिसको अपन कह सकते हैं मेवाड़ रियासत, शामिल हो जाती है। तो क्या बन जाता है, संयुक्त राजस्थान बन जाता है। तो इसका मतलब पूर्व राजस्थान के अंतर्गत अपने पास क्या थी, 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। और संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत अपने पास क्या आ जाता है, 10 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। 9 रियासतें तो थी पहले, जिस दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्व राजस्थान के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और
शाहपुरा और थी अपने पास किशनगढ़ और टोंक, 3 तो ये हो गई थी और 3 ये हो गई थी, और कोटा, बूंदी और झालावाड़ 9 रियासतें ये थी। और इसके अंतर्गत 10वीं रियासत कौन सी शामिल हो जाती है? उदयपुर शामिल हो जाती है। तो संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 10 रियासतें प्लस 1 ठिकाना शामिल हो जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसमें चौथा चरण जिसको पूरा वृहद राजस्थान बोलते हैं, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, वो 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। और उसके अंतर्गत अपने पास क्या शामिल हो जाता है 30 मार्च 1949 को? ये था ही पूर्व राजस्थान, प्लस इसके अंतर्गत क्या जुड़ जाती है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत जब जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जुड़ते हैं तब वृहद राजस्थान बनता है। ये अपने को ध्यान में रखना। 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना शामिल हो जाता है। लावा जो जयपुर रियासत के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से राजस्थान की शुरुआत होती है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत राजनीति का जो प्रभुत्व है वो किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से इसकी जो और राजधानी कौन सी बनती है। तो संयुक्त राजस्थान की बात करते हैं तो राजधानी इसकी बनाई जाती है उदयपुर। एक प्रकार से ये स्टेट का ही गठन होता है, एक प्रकार से राज्य ही बनता है। तो इसकी राजधानी कौन सी बनाई जाती है? उदयपुर बनाई जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये कहाँ के महाराणा थे? उदयपुर महाराणा उदयपुर। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है, जो 1930 से 1956 तक उदयपुर के शासन रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। 1930 से 1956 तक, और उदयपुर के ये अंतिम शासक थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। अंतिम शासक वाली बात ध्यान में रखना है। सन याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात नहीं। राज प्रमुख कहना किसे बनाया गया? भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, जो कि उदयपुर के अंतिम शासक रहे थे, इनको बनाया गया था। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? भीम सिंह कोटा को। भीम सिंह जो कि कोटा के अंतिम शासक थे, उनको बनाया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है कि उपराज प्रमुख किसे बनाया गया। अब प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तीसरे चरण के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो तीसरे चरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री की बात करते हैं। जो प्रथम और जो था दूसरा जो चरण था उसके अंतर्गत मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया जाता था। दूसरा जो होता है चरण, उसके अंतर्गत मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया जाता है। सिर्फ प्रधानमंत्री गोकुललाल लसावा को बना दिया जाता है। परंतु क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका ये विचार होता है कि इसके अंतर्गत उदयपुर शामिल कर लिया जाएगा, और फिर उदयपुर शामिल होने के बाद में ये बात की सहमति हो जाती है, परंतु विधिवत उद्घाटन नहीं हो पाता है। और फिर क्या है कि वो जो उसका गठन है मंत्रिमंडल का, उसको टाल दिया जाता है। और जब ये संयुक्त राजस्थान बन जाता है, तीसरा चरण पूरा हो जाता है, तो बाकायदा मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को। अब प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। तो माणिक्यलाल वर्मा राजस्थान के महान स्वतंत्रता सेनानियों के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसमें मुख्य बातें कौन कौन सी आती है माणिक्यलाल वर्मा के बारे में? तो इनका जन्म जो होता है वो 4 दिसंबर 1887 को होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। जन्म 4 दिसंबर 1887 बिजोलिया में। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा ही किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनकी मृत्यु है वो 14 जनवरी
1969 को होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। परंतु ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है कि ये बिजोलिया में इनका जन्म होता है 4 दिसंबर 1887 को। दिनांक याद रहे ना रहे, 87 और बिजोलिया में इनका जन्म हुआ था और बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक इन्होंने सेवा आश्रम खोला था 1934 में। और ख़ास बातें क्या क्या है? सेवा आश्रम खोला नरेली में, ये अजमेर में पड़ता है 1934 में। ये उनके रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। और विजयसिंह पथिक से इन्होंने देश सेवा का व्रत लिया था। विजयसिंह पथिक जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और किसान आंदोलन के जन्मदाता के रूप में और नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। विजयसिंह पथिक से देश सेवा का व्रत लिया था। किसने? माणिक्यलाल वर्मा जी ने, ये अपने को ध्यान में रखना है। 24 अप्रैल 1938 को इन्होंने 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों के द्वारा मेवाड़ प्रजा मंडल का गठन किया गया। मेवाड़ प्रजा मंडल का गठन किया गया। और फिर जिन्होंने अपने जो फिर इन्होंने अपना योगदान दिया इन्होंने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजा मंडल का गठन किया। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण लोकगीत लिखा था। लोकगीत पंछीड़ा नामक लोकगीत लिखा था, जो बहुत लोकप्रिय हुआ था। पंछीड़ा लोकगीत इन्होंने लिखा था, ये अपने को ध्यान में रखना है। और पुस्तक के रूप में इन्होंने लिखा था मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन, जिसके अंतर्गत मेवाड़ के अंतर्गत किस प्रकार जो होता है वो शासन का अत्याचारों की इसके अंतर्गत पोल खोली गई थी और हृदय विदारक और दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अपन बात करें प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा की, तो 4 दिसंबर 1887 को बिजोलिया में इनका जन्म हुआ और इन्होंने विजयसिंह पथिक से देश सेवा का व्रत लिया था। सेवा आश्रम खोला था नरेली में अजमेर 1934 के अंतर्गत। और 24 अप्रैल 1938 में इन्हीं के योगदान के द्वारा मेवाड़ प्रजा मंडल का गठन किया गया। और पंछीड़ा नामक लोकगीत बहुत इनका प्रसिद्ध रहा। और मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम की इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री तो इनको बनाया गया, उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया और मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हुआ वो भी अपने को ध्यान में रखना है। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? उप प्रधानमंत्री तो गोकुललाल असावा को, गोकुललाल असावा जो कहाँ के थे? शाहपुरा के, जिनको पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री भी बनाया गया था, ये अपने को ध्यान में रखना है। गोकुललाल असावा को क्या बनाया गया था? उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उन्होंने एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया था। और मंत्रिमंडल के जो नाम है वो स्वतंत्रता सेनानियों के आते हैं। और मतलब वो लोग किस प्रजामंडल से संबंधित है, ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रजामंडल से संबंधित रहा, तो फिर वो बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे गोकुललाल असावा कहाँ से संबंधित रहे हैं? शाहपुरा से। जो भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं लगभग इसी प्रकार के से आते हैं कि जो व्यक्ति था वो किस प्रजामंडल से या फिर कौन सी रियासत से संबंधित था। तो इसके अंतर्गत उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था, जो कि शाहपुरा से संबंधित थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। और मंत्रिमंडल के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया? मंत्रिमंडल जो संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल है जिसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया, वो अगर बात करते हैं तो मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया गया? इसके अंतर्गत अभिन्न हरि को शामिल किया गया था। किसको? पंडित अभिन्न हरि को। पंडित अभिन्न हरि को शामिल किया गया था, जो कि कोटा रियासत से थे, कोटा से थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरा मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया को शामिल
किया गया था। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, 17 वर्ष लंबे कार्यकाल रहा इनका, मोहनलाल सुखाड़िया। ये कहाँ से थे? उदयपुर से थे। इनको भी मंत्रिमंडल के अंतर्गत शामिल किया गया। भूरेलाल बेया को भी शामिल किया गया। भूरेलाल बेया ये भी उदयपुर के थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रेम नारायण माथुर को शामिल किया गया मंत्रिमंडल के अंतर्गत। प्रेम नारायण माथुर को, ये भी उदयपुर से थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। और एक और नाम शामिल किया गया था, ब्रज सुंदर शर्मा, जो कि बूंदी से थे। ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी रियासत से थे। इन लोगों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया? पूर्व राजस्थान, और जो पूर्व राजस्थान के बाद जो संयुक्त राजस्थान बना था उसके मंत्रिमंडल के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुललाल असावा, जो कि शाहपुरा रियासत से संबंधित थे। मंत्रिमंडल के अंतर्गत पंडित अभिनरी को शामिल किया गया, जो कि कोटा रियासत से सम्मिलित हुए थे। मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो उदयपुर से थे। भूरेलाल बेया भी उदयपुर से थे, और प्रेम नारायण माथुर भी उदयपुर रियासत से थे। और ब्रज सुंदर शर्मा जो कि बूंदी रियासत से, इनको मंत्रिमंडल के अंतर्गत स्थान दिया गया। और उसके बाद जो चौथा चरण है वो वृद्ध राजस्थान, जिसे 30 मार्च 1949 को गठन किया गया। और उसके बारे में अपन लगभग पूरी बातें कर चुके हैं और उसके अंतर्गत अपन लेके चल रहे थे। तो इसी कड़ी में राजस्थान का जो संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण होता है वो 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का निर्माण अपन कह सकते हैं। संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो जाता है 30 मार्च 1949 को। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 30 मार्च 1949 को जब संयुक्त राजस्थान का निर्माण होता है तो वहीं से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और दो महत्वपूर्ण बातें उसके अंतर्गत अपन ने अध्ययन किया था कि पहले मनोनीत प्रधानमंत्री जो थे हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री थे। ये अपने को ध्यान में रखना। और हीरालाल शास्त्री के बारे में अपन ने कंप्लीट अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन सी मुख्य बातें इसके बारे में शामिल थी, वो लगभग अपन ने शामिल कर ली थी। एक बात और जोड़ लेना कि उन्होंने 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। शुरुआत की थी और 5 संभाग बनाए थे। 5 संभाग बनाए थे। कौन कौन से बनाए थे? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। ये 5 संभाग इन्होंने बनाए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और बाकी हीरालाल शास्त्री के बारे में अपन कंप्लीट अध्ययन ले चुके हैं, जिसको एज अपन क्या कह सकते हैं? सीएम कह सकते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में माने तो इनको मान सकते हैं, हीरालाल शास्त्री को। और उसी समय दूसरा महत्वपूर्ण पद जिसको राज्यपाल अपन कहते हैं, उस पद पर कौन थे? राज प्रमुख। राज प्रमुख पद पर कौन से थे? ये अपने को ध्यान में रखना है। महाराज प्रमुख जिसको कह सकते हैं वो थे मानसिंह सेकंड। और मानसिंह सेकंड कहाँ के थे? जयपुर के शासक। जयपुर के शासक थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनके बारे में अपन पहले भी अपन जिक्र करके आ चुके हैं। तो ये राज प्रमुख के रूप में कब बने थे? 30 मार्च 1949 को बने थे। और 3 अक्टूबर 1949 तक राज प्रमुख के पद पर रहे थे। ये अपने को 1956 तक 3 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख के पद पर रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। इनका शासनकाल कब माना जाता है? और कुछ फैक्ट इनके बारे में और शामिल कर लेते हैं। शासनकाल
इनका शासनकाल कब माना जाता है? इनका शासनकाल 1922 से 1956 तक माना जाता है। 1922 से 1956 तक माना जाता है। और एक शासक के रूप में उन्होंने क्या क्या मुख्य कार्य किए थे उनके बारे में अगर बात करते हैं तो अपन बात करते हैं। इन्होंने आबकारी विभाग की स्थापना की थी जयपुर राज्य में। कहाँ पर? अपने राज्य में या रियासत में, अपनी रियासत में ये राजा रहते हुए इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे उनके बारे में अगर बात करते हैं तो 1924 में आबकारी विभाग की स्थापना। तो जयपुर रियासत के अंतर्गत आबकारी विभाग की स्थापना 1924 में होती है। और किसने की थी? मानसिंह सेकंड ने की थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। 1942 में और ये शासन संचालन में अपने क्या करते हैं? 1942 में उच्च न्यायालय की स्थापना करते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रियासत में, जयपुर रियासत में ये उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1942 में किन के द्वारा की जाती है? मानसिंह के सेकंड के द्वारा की जाती है। और राजस्व विभाग की भी स्थापना की जाती है। राजस्व विभाग की स्थापना भी 1942 में मानसिंह के द्वारा की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 1943 में ये एक काम और करते हैं कि राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा हिंदी घोषित करने के लिए आंदोलन चलाते हैं। राजभाषा हिंदी घोषणा हेतु आंदोलन चलाना, यानी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित की जाए, इसके लिए ये क्या चलाते हैं? 1943 में आंदोलन चलाते हैं। कौन चलाते हैं? मानसिंह सेकंड चलाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। 1956 में ये स्पेन में राजदूत भी रहे। स्पेन में भारत के राजदूत भी रहे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था 1956 में। एक इनके बारे में महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है कि ये प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे। पोलो खिलाड़ी थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और जून 1970 को पोलो खेलते समय इनकी मौत हो जाती है। और कहाँ पर होती है? लंदन में। तो जून 1970 में पोलो खेलते समय लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रधानमंत्री और राज्यपाल दोनों के बारे में अपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। अब क्या है कि तीसरी जो महत्वपूर्ण कड़ी आती है वो हाईकोर्ट आती है, उच्च न्यायालय। तो अगला जो अपन टॉपिक है वो उसी समय के अंतर्गत हीरालाल शास्त्री के समय में जो है वो हाईकोर्ट की स्थिति क्या रहती है, कैसे उसका गठन किया जाता है और कहाँ पर उसकी स्थापना की जाती है, उद्घाटन किया जाता है, और उसका जो मुख्य जज है वो कौन सा बनता है, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।